सर हो गई। अभी हो गई सर, हो गई। ओके जी। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है कि कुछ टॉल लाइक रिसेप्टर ऐसे प्रोटीन की तरह काम करते हैं जैसे कि कोई लैंड माइन हो। एंटीजन ने पैर रख दिया और उसका बैंड बज जाएगा। तो अब टाइम आ गया है कि हम समझ सकें कि ऐसे और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। हमने थोड़ा बहुत उनका जिक्र किया है पहले, जैसे कि इंटीग्रिन फैमिली के प्रोटीन्स या फिर फाइब्रोनेक्टिन्स। हम लोगों ने सेल सेल इंटरेक्शन में पढ़े थे। तो इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोटीन्स का जिक्र हमने किया था बिना नाम लिए रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में। तो अब हम लोग ये जान रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन पर लगे हुए प्रोटीन सेल के अंदर मैसेज कैसे देते हैं। भाई मैसेज तो हमें कई तरीके से मिलते हैं, जैसे कि जब हम लोग किसी चार्ट वाले के यहाँ खड़े हो तो जानते हो कितने तरह के मैसेजिंग और कितने तरह की सिग्नलिंग हमारे साथ चल रही होती है। आवाज आ रही है टिक्की भुनने की? आवाज है नहीं किसी भी तरह की यहाँ पर, लेकिन तुम एज्यूम कर सकते हो वो जो भुनने की आवाज आती है ये भी सिग्नलिंग है। तुम्हारे कान में साउंड वेव्स जाती हैं और तुम्हारे माइंड को एज्यूम कराती हैं। तो तुम्हारी आंखों की सिग्नलिंग, तुम टिक्की को भुनते हुए देख रहे होते हो, आंखों के द्वारा होने वाली सिग्नलिंग। उसकी खुशबू की, जो तुम्हारी नाक के द्वारा सिग्नलिंग है। और जीभ की सिग्नलिंग तो बिना मुंह में आए स्टार्ट हो जाती है। याद है ना, मुंह में सलाइवा बनना शुरू आता है, मुंह में पानी आना। फिर चाहे टिक्की की बात करें चाहे पिज्जा की बात करें, और अगर यह सिग्नलिंग तुम्हें समझ में ना आती हो तो एक सिग्नलिंग आंखों की भी है। आंखें देख करके तो यार पता नहीं क्या क्या होता है। बट हमारे लिए जो हमें ज़्यादा छेड़ती हैं आंखें, वो हमारे ही जैसे लोगों की आंखें होती हैं। अपोजिट सेक्स की आंखें, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। आंखों ही आंखों पता नहीं क्या क्या बातें आती हैं। लव एट फर्स्ट साइट सुना ना ये भी असल में एक सिग्नलिंग की स्टोरी है। और इस सिग्नलिंग की स्टोरी को समझना है तो आंखों को ध्यान से देखो और मन में तुम्हारे जो घंटियां बजती हैं उनकी आवाज सुनो। याद है ये दुनिया हिला दी इस आंखों ने। और सीन कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। सारी सिग्नलिंग की कहानी है, दूर बैठे हुए दो मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग। ऑफ इस सिग्नलिंग में केवल देखना नहीं है, इसको फील भी करना है। जैसे तुम्हारे इस टाइम गालों की स्माइल मसल्स का एक्शन है कुछ देखने की वजह से। पॉइंट यह है कि हुआ क्या। कहने को तो एक टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर है टीनेजर्स का, बट कहानी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा आंख की स्टोरी, कि हमारी आंख होती क्या है और कैसे काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमें दुनिया को दिखाती है कि दुनिया कैसी है। हमारी आंख को समझने के लिए आंख के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि आंख के अंदर कैसे कैसे कहानियां चलती हैं। आइज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सुन रखा है, देख भी रखा है। हम लोग बहुत तरह के रंग देख पाते हैं, तो लाइट की डेप्थ भी देख पाते हैं। हालांकि हमारी आंखों की देखने की लिमिट है, जरूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही सच हो। जैसे पहली बात तो जो हम देखते हैं वो कुछ और है। हमारी आंखों में एक तो है लेंस।
लेंस हमारी आंखों में पड़ने वाली रोशनी को फोकस करता है। ये जो जितना भी एक्वस पार्ट है या फिर विट्रस ह्यूमर, ये वो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपने नाम सुन रखे थे कार्बोहाइड्रेट्स के। यहां से रोशनी पड़ती है हमारी रेटिना पे और वहां से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होती है, वो जो ब्रेन में जाती है और ये हमें एहसास दिलाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। प्यूपिल हमारे लेंस को कंट्रोल करता है और उसकी वजह से हम लोग किसी चीज को फोकस या आउट ऑफ फोकस देख पाते हैं। तो मोटे रूप से जहां लाइट को फोकस करने का जिम्मा लेंस का है, तो इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजने का जिम्मा ये हमारे रेटिना का है। रेटिना जहां पर कई तरह की सेल्स लगी होती हैं। अगर मैं रेटिना के डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो मुझे यहां देखने को मिलेगा कि यहां रोड और कॉन, ये दो टाइप की सेल मिलती हैं। इनमें से एक सेल कलर पहचानती है और एक सेल लाइट की इंटेंसिटी को। लाइट है या नहीं उसके लिए रोड सेल जिम्मेदार है। लाइट किस कलर की है उसके लिए कौन की सेल जिम्मेदार है। जब भी सूरज की रोशनी आएगी तो उस लाइट को पकड़ करके पहचानने का जिम्मा ये रोड और कौन सेल्स का है और उस लाइट की इंटेंसिटी को देख करके ये सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू करती हैं और इस सिग्नलिंग प्रोसेस में एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होता है। वो इंपल्स हमारे न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाता है और वो सारा मैसेज कलेक्ट होकर के वायर्स के थ्रू, जो कि आपके न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं, आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन में उसके रिस्पॉन्स में एक इमेज क्रिएट होती है। अब तुम्हें ये तो दिख ही रहा होगा डायग्राम में कि कौन सी सेल्स कलर पहचानती हैं और कौन सी सेल लाइट की इंटेंसिटी को। कलर पहचानने वाली सेल कौन सी है कौन सेल? और ये कितने रंग की है? कौन सा? कितने रंग की है? 3। याद रखना, यही वो 3 रंग हैं जो तुम्हारे जिंदगी को सतरंगा बना देते हैं। तुम केवल इन 3 रंग को देख सकते हो, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। जबकि तुम्हें बहुत तरह की शेड दिखाई देती हैं, लेकिन वो सारी शेड इन्हीं 3 रंग के मिक्स करने से बनती हैं। अगर चीजें इतनी मुश्किल लग रही हो तो प्रिंटर है तुम लोगों के पास? प्रिंटर, जिनके पास प्रिंटर है, क्या कभी तुमने खोल के देखा है उसमें कितने कलर होते हैं? इंक कितने रंग की होती हैं? यस सर। कितने? एक ही होती है 3। सर, एक ही केवल होती 3। है। और वो 3 रंग आपस में मिल करके हमें तमाम तरह के कलर में प्रिंट करके भेज देते हैं। प्रिंटर के रंग भी क्या यही 3 होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड? यस सर। नहीं, इसका मतलब सर अपना एक प्रिंटर नहीं है। रेड तो होता है, रेड ग्रीन। सर रेड ग्रीन तो होता ही है। नहीं, ग्रीन नहीं होता। वहां होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो। वो 3 रंग मिक्स, 3 रंग जो है वो मिक्स करके सारे रंग बनाते हैं। हमारी आंखों में ये 3 है। तुमने सुना होगा कि ह्यूमंस में कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या आती है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी 3 ही तरह की है, बस, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनमें से कुछ की कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम के द्वारा कंट्रोल्ड है तो कुछ की ऑटोसोम के द्वारा। ये तुम्हारा होमवर्क है कि कौन कौन से कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है और कौन से ऑटोसोम के साथ। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, खास तौर से रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, उन लोगों को हम लोग पुलिस में भर्ती नहीं करते या आर्मी में भर्ती नहीं करते और ना ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता। समझ में आया ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं मिलने का उन्हें? क्योंकि वो ग्रीन और रेड का फर्क नहीं देख पाएंगे। मालूम पड़ा लाइट हो रही है ग्रीन, रुक गए चौराहे पे, ठुक गए पीछे वाली गाड़ी, और लाइट हो रही थी रेड और वो चल दी आगे, फोड़ दी आगे वाली गाड़ी उन्होंने। एनीवे, तो जो ये कहानी है हमारी रोड सेल्स की और कॉर्न सेल्स की, ये सेल्स पीछे से लाइट आती है, उस लाइट को पकड़ेंगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी और वो सिग्नल
इनके पीछे वाले न्यूरॉन्स के पास जाएगा और वो न्यूरॉन से होते होते जो फाइबर्स हैं न्यूरॉन्स के, इन फाइबर से ब्रेन तक पहुंच जाएगा। जब हम लोग अपनी रोड सेल की बात करें तो रोड सेल में एक रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट मिलता है। सेल्स के अंदर जो ये पतली पतली लाइनें हैं ये डिस्क हैं और ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हैं ताकि लाइट को ज़्यादा अच्छी मात्रा में ऑब्जर्व कर सकें। जब सूरज की रोशनी पड़ती है या किसी भी तरह की लाइट की एनर्जी रोडोप्सिन के ऊपर, तो रोडोप्सिन अपनी शक्ल बदलता है। रोडोप्सिन के अंदर जो एक छोटा सा व्हाइट कलर का पिगमेंट दिखा रखा है ये रेटिनल पिगमेंट है। ये वही पिगमेंट है जो विटामिन ए है। अगर लाइट नहीं है, डार्क में है आप, तो रोडोप्सिन इनएक्टिव है और एक प्रोटीन है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन जी फैमिली का प्रोटीन है, वही जीटीपी जीडीपी वाली कहानी, और फिलहाल ये इनएक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव है तो तुम्हारे साइक्लिक जीएमपी को गेट करने वाले चैनल्स, ये ऐसे चैनल्स हैं जिन पर साइक्लिक जीएमपी जब तक बाउंड रहता है चैनल खुले रहते हैं। इस टाइम साइक्लिक जीएमपी के लेवल हाई रहते हैं और कैल्शियम और सोडियम ये बड़ी मात्रा में सेल के अंदर आते हैं। और जब कैल्शियम और सोडियम बड़ी मात्रा में आएंगे तो सेल की पोलरिटी पर फर्क पड़ेगा। तो मैं याद हो तो नॉर्मल सेल्स के अंदर बाहर का चार्ज अंदर के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव है। सेल की मेम्ब्रेन अंदर से होती है नेगेटिव और बाहर से होती है पॉजिटिव। लेकिन जब कैल्शियम और सोडियम अंदर आ रहे होते हैं इन साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स के द्वारा, तो ये चैनल पलट जाता है चार्ज, और ये चार्ज अंदर प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस। एक बिजली की इंपल्स पैदा हो गई। जब भी कभी चार्ज फ्लक्चुएट करके पलट जाए तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होती है, और यही इंपल्स न्यूरॉन को मैसेज दे रही है कि डार्कनेस है। लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ी या किसी भी तरह की रोशनी आई तो लाइट आके मेरा जो रेटिनल पिगमेंट है जो अभी तक मुड़ा हुआ था उसको सीधा कर देती है। केवल एक बॉन्ड का चेंज है, सिस टू ट्रांस। जैसे ही वो बॉन्ड बदला, मेरा ट्रांसड्यूसिन नाम का प्रोटीन एक्टिव हो गया जो कि जी प्रोटीन है, उसका जीडीपी हट गया, जीटीपी लग गया, और जीटीपी लगते ही एक यूनिट अलग हुई इसमें से जी अल्फा। जी प्रोटीन में 3 यूनिट्स मिलेंगी हमेशा, अल्फा, बीटा एंड गामा इस सिग्नलिंग में। ये मोनोमरिक नहीं है। हमने साइटोस्केलेटल सिस्टम में रो नाम के प्रोटीन पढ़े थे जो मोनोमरिक जीटीपेज थे। हमने मोनोमरिक जीटीपेज का जिक्र वहां भी किया था जहां पर हम लोग मेम्ब्रेन के फ्यूजन की बात कर रहे थे। लेकिन ये ट्राइमरिक है, 3 पेप्टाइड्स का बना हुआ, अल्फा बीटा गामा। इनमें से जब जीटीपी चिपक जाता है तो जी अल्फा अलग हो जाता है और जी अल्फा जाके बाइंड कर रहा है PDE6 नाम के एंजाइम के साथ। और ये PDE6 मतलब फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम है। ये साइक्लिक जीएमपी को पकड़ करके नॉर्मल जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सेल के अंदर जीएमपी की मात्रा कम हो गई। अब अगर जीएमपी की मात्रा कम हो गई तो ये चैनल खोलने वाला जो जीएमपी थे वो नहीं है, चैनल बंद हो गए और कैल्शियम सोडियम हम अंदर नहीं आ पा रहे। जब वो अंदर नहीं आएंगे तो जो चार्ज अभी तक प्लस था अंदर, बाहर माइनस हो गया था, वो वापस नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा, माइनस अंदर प्लस बाहर, और फिर नर्व इंपल्स पैदा हो रही है। और ये इंपल्स यहां से निकल करके जो नियरेस्ट न्यूरॉन है उनके पास जाएंगी और न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम के चैनल खुलेंगे। सोडियम के चैनल खुलेंगे तो बहुत सारे सोडियम अंदर भाग के आएंगे, चार्ज पलट गया न्यूरॉन के अंदर, और ये पलटा हुआ चार्ज एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरी नोड ऑफ रैनवियर तक ये आयंस माइग्रेट करते हैं, और इन आयंस के माइग्रेट करने से जो आगे वाले चैनल्स हैं सोडियम और पोटेशियम के, उन पर असर पड़ता है। हम लोगों ने समझा था कि जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाली कहानी में, कि ये वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, लाइगेंड गेटेड हो सकते हैं। जहां साइक्लिक जीएमपी वाली कहानी लाइगेंड गेटेड चैनल की थी, तो ये वाले चैनल्स मेरे वोल्टेज गेटेड हैं। जब भी प्लस चार्ज इनके आसपास आएगा ये चैनल खुल जाएंगे। पीछे वाले चैनल वापस शांत हो चुके हैं, लेकिन नए चैनल खुलने से अब इस हिस्से में सोडियम की मात्रा बढ़ गई और सोडियम यहां से फ्लो करके आगे जा रहा है और फिर वो आगे वाले को ऑन कर रहा है। इस तरह से न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार ये इंपल्स मूव करती जा रही है। सोडियम आयन कंसंट्रेशन प्लस माइनस चार्ज का फ्लक्चुएशन, इसी को आप एक्शन पोटेंशियल कहते हो। ये न्यूरॉन से ट्रैवल करते करते लास्ट नर्व तक पहुंचते हैं जिसे हम एक्सॉन बॉडी कहते हैं, और एक्सॉन बॉडी में आकर के जैसे नर्व इंपल्स वहां पहुंची, अंदर बढ़े हुए कुछ
न्यूरोट्रांसमीटर्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो सकते हैं गैप जंक्शंस के द्वारा, क्योंकि आंखों से लेकर के ब्रेन तक एक ही न्यूरॉन पूरा रास्ता ट्रैवल करते जरूरी नहीं है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरी तीसरे को इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू सीधा आयन का ग्रेडियंट दूसरी सेल में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां भी एक नर्व इंपल्स पैदा होगी। ये कह लो कि जो एक एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन में क्रिएट हुआ था, वही एक्शन पोटेंशियल अब नेक्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। हमने पहले भी कहा था गैप जंक्शंस जो हैं वो डायरेक्ट दो सेल्स के बीच में कनेक्शन है, जिससे एक सेल के अंदर भरे हुए केमिकल दूसरे सेल में पहुंच सकते हैं, सोडियम आयन भी। इस तरह के साइनेप्स को हम लोग गैप जंक्शन साइनेप्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जो एक्सोन का बल्ब है, मतलब न्यूरॉन का लास्ट पार्ट, वहां पर मुझे बॉल्स के रूप में वेसिकल्स दिखाई देती हैं, जिन वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे पड़े हैं। तो जैसे ये सिग्नल मेरी आंखों से ब्रेन तक गया था, फिर वहां ब्रेन से नए न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होती है और इन न्यूरॉन से पहुंचती हैं ये मसल्स तक। मसल्स में जाने के बाद न्यूरॉन से ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज होंगे और मसल सेल की मेम्ब्रेन पर लगे हुए कुछ प्रोटीन्स जो कि अगेन चैनल हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर उनसे बाउंड करेंगे और उन चैनल को ओपन कर देंगे। अगर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलाइन, तो जिससे बाइंड कर रहे हैं एसिटाइलकोलाइन का रिसेप्टर है, और रिसेप्टर भी है, चैनल भी है। इसके खुलते ही जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाउंड किया, चैनल खुल गया और आयंस का फ्लो शुरू हो गया। आयंस के फ्लो शुरू होने से हो सकता है कि सेल के अंदर जो आयन अंदर आ रहे हैं ये सोडियम के आयन हो, और सोडियम के अंदर आयन आकर के ये मेरे कैल्शियम के आयन को बुला लें। तुम्हें याद होगा जब मसल्स की सेल में कैल्शियम के आयन आते हैं तो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये सारे डायग्राम से इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, ये वही वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू जहां बने थे वहां से यहां तक पहुंचते हैं। और एक बार ये मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गए तो अपने केमिकल बाहर उड़ेल देंगे, और बाहर उड़ेलने के बाद ये मसल्स को मैसेज देंगे, मसल्स के चैनल खुल जाएंगे। ये डायग्राम है मसल के चैनल का। इस चैनल का नाम था न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलाइन का रिसेप्टर। और जैसे ये खुला, सोडियम अंदर आया। सोडियम के अंदर आने से मसल की सेल में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम भी आता है। फिर एक्टिन मायोसिन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंसान के मसल्स काम करना शुरू करेंगे। तो जो कहानी आंखों से शुरू हुई थी, एक जगह पर सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ आंखों के अंदर, रोड कोन सेल्स के अंदर, वहां से ब्रेन को मैसेज पहुंचा, ब्रेन से सिग्नलिंग होते होते मसल तक पहुंचा, और मसल में भी ये मेम्ब्रेन पर लगे हुए रिसेप्टर्स थे जो और सिग्नलिंग कर रहे हैं और मसल्स काम कर रहे हैं। अब बात समझ में आई? जिसे तुम समझ रहे थे कि ये तुम्हें लाइफ पार्टनर मिल गया, तुम्हारी तो जिंदगी की जद्दोजहद पूरी हो गई, सब तुम्हारा बेवकूफ बनाने पर तुले हुए थे। सिंपल सी सिग्नलिंग थी और कुछ नहीं था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम लोग काम करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस है, उसमें सेल सिग्नलिंग का पूरा पार्ट और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर और उसके रेगुलेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। जब कभी भी चीजें बदलती हैं तो सेल भी अपने आप को बदलती हैं। चीजें बदलने का मतलब है एनवायरनमेंट में चेंज। हर एक सेल, चाहे वो एक सिंपल सा बैक्टीरिया हो या फिर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड यूकैरियोटिक सेल हो, मॉनिटर इट्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। सेल के अंदर के एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देते हैं और बाहर वाले पे भी। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल, वो अपना बिहेवियर बदलते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन या टॉक्सिन्स। हो सकता है एक बैक्टीरिया ये सेंस करे कि आसपास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, और अगर बैक्टीरिया ये सेंस करे कि ये न्यूट्रिशन है तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब भी कभी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल के रिस्पॉन्स में सेल अपनी ग्रोथ को, अपने डिवीजन को, अपने डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट को और अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है।
अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक बैक्टीरिया को मैक्रोफेज ने या डेंड्रिटिक सेल ने पकड़ के प्रोसेस किया और फिर वो उसे लेके पहुंचा लिम्फ नोड में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बैक्टीरिया को पकड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस डेंड्रिटिक सेल ने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड द लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद में टी सेल ने उसको पहचाना और लिम्फ नोड छोड़ करके वो भागा उस जगह जहां पर इंफेक्शन हो रहा था। तो ये सारे बदलाव आए कैसे? ये सेंसिंग, पेप्टाइड को पहचानना, पहचान के सेल के अंदर बदलाव लेके आना जिससे सेल वो बिहेवियर दिखाए जिसके लिए वो जानी जाती है। चाहे फिर वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना हो, माइग्रेशन, चाहे वो सेल के डिवीजन करना हो, माइटोजन वाली कहानियां, या फिर सेल को डिफरेंशिएट करना हो। ये सारी कहानी ही सेल कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। इस पार्ट में हम यही समझने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं सिग्नल के आने पर, और इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। सबसे पहले कुछ हम लोग इसके प्रिंसिपल समझते हैं। सिग्नलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या, किन कहानियों का यहां लेखा जोखा मिलने वाला है ओवरऑल तरीके से मुझे। आप इन कहानियों में दो तरीके से बातें पढ़ोगे, एक सिग्नल बाहर से आया और एक सिग्नल सेल के अंदर पहुंच गया। सेल के अंदर जाने वाले सिग्नल कम होते हैं, इसलिए उसकी बात हम कम ही बात करेंगे। ज्यादातर जगह पर हम देखेंगे कि बाहर से एक सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, सेल की मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर लगा होगा, जैसे ही वो दोनों बाइंड कर जाएंगे, उनके बाइंड करते ही सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो चिपक करके इंटरेक्ट करें, चाहे केमिकली मॉडिफाई करके इंटरेक्ट करें। लेकिन इनके इंटरेक्शन से जो लास्ट मॉलिक्यूल होगा, ये फर्दर कुछ टारगेट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा। जिनको वो टारगेट बना रहा है वो मेटाबॉलिक एंजाइम हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर साइटोस्केलेटल सिस्टम के प्रोटीन। अगर वो मेटाबॉलिक एंजाइम थे तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस से हो सकता है ब्रेकडाउन शुरू हो जाए, लिपिड जहां जोड़े जा रहे थे वहां से तोड़ने शुरू कर दें, ग्लाइकोलाइसिस की रफ्तार बढ़ जाए। तो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हम देखेंगे, हो सकता है वो उन जीन्स को ऑन कर दें जो ऑफ पड़ी थी, या जो जीन ऑन हो रखी थी ना ऑफ कर दें। तो साइटोस्केलेटल प्रोटीन वो होंगे जो सेल के साइटोस्केलेटल सिस्टम को बदलाव लाएंगे, एक्टिन के रूप बदलेंगे, मायोसिन के रूप बदलेंगे, ये बदलेंगे उनकी डायरेक्शन, और ये सेल के बिहेवियर पे चेंज लाएंगे। सेल हो सकता है ग्रो करना शुरू कर दे, हो सकता है सेल शेप चेंज कर दे। तो अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, अल्टर्ड शेप सेल की या उसका मूवमेंट, ये सब चीजें हैं जो हमें आउटपुट के रूप में मिलने वाली हैं। जब भी हम किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की बात करेंगे तो हम हमेशा ध्यान रखने के लिए किसी एक ही एंगल पर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ में हमेशा केवल वही एंगल है, क्योंकि जो रूल्स हैं, जैसे एक ये रूल है, ये है आउटलाइन। सिग्नलिंग में हमेशा एक सिग्नल होगा, रिसेप्टर होगा, सेल के अंदर ये कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ टारगेट प्रोटीन्स होंगे और फिर कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे हैं इसके बेस पर नाम अलग अलग होने वाले हैं कहानियों के। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में जो नाम जाने जाते हैं वो है एसिटाइल कोलाइन, सबसे कॉमन नाम है। तो नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सब के सब न्यूरोट्रांसमीटर है। इनमें से कुछ अमीन हैं तो कुछ कैटकॉल अमीन्स हैं। अब यहां पर मैं ये भी चाहूंगा कि अगर तुम मुझे ये बता सको कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस अमीनो एसिड से मॉडिफाई होकर बना है, तब मानेंगे हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। ये तुम्हारा होमवर्क है। एसिटाइल कोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सीरोटोनिन। इसके अलावा और भी कई नाम आएंगे। इन नामों को बनाने वाले अमीनो एसिड्स या फिर पेरेंट मॉलिक्यूल के नाम क्या है? अमीनो एसिड्स डायरेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, जैसे कि गाबा नाम का एक अमीनो एसिड है। यह अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो अमीनो एसिड की डेफिनेशन है कि इसमें अमीनो ग्रुप होना चाहिए, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। NH2 भी है और COH भी है। तो ग्लूटामेट को तो आप जानते ही, टिपिकल अमीनो एसिड है और ग्लूटामीन से बनता है। इस अमीनो एसिड को भी हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में देखते हैं। तो ग्लाइसिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इनहिबिट करते हैं प्रोसेस को, तो कुछ ऐसे हैं जो एक्साइट करते हैं। सारे न्यूरोट्रांसमीटर छोटे होंगे साइज में,
ये जरूरी नहीं है। अमीनो एसिड होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स भी होती हैं। ये मल्टीपल अमीनो एसिड के जुड़े हुए पार्ट्स हैं जिन्हें आप प्रोटीन कैटेगरी में ला सकते हैं। प्रोटीन बड़े होते हैं, कुछ ही अमीनो एसिड के बने हुए, इसलिए इन्हें बोलते हैं पेप्टाइड्स, जैसे कि सब्सटेंस पी और मैट एनकेफेलिन, जिसे आप एंडोर्फिन के नाम से भी जानते हो। तो फिर कुछ ऐसे भी हैं जो लिपिड की कैटेगरी में आते हैं या फिर कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स आपने सुना होगा या नहीं सुना? कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस से मिलने वाले केमिकल्स की फैमिली को बोलते हैं। और कैनाबिस है आपकी भांग। भांग पी के जो लोग हंसते रहते हैं, उसके पीछे ऐसे केमिकल जिम्मेदार हैं जैसे कि एनेडामीन। तो गैसियस के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ना सिर्फ आपका न्यूरोट्रांसमीटर है बल्कि ये हार्मोन भी है। हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एकमात्र गैसियस हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हो ऐसा भी नहीं है। जहां मेरा नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा वहां न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी आएगी। बट सेल तो और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए भी सिग्नलिंग करती है। इनमें ग्रोथ फैमिली भी आती है। ये ग्रोथ फैक्टर की फैमिली, शॉर्ट फॉर्म में नाम GF कह सकते हो। GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, GF मतलब ग्रोथ फैक्टर। सिंपल से नाम है। EGF एपिडर्मल सेल्स के लिए ग्रोथ फैक्टर, TGF ट्रांसफॉर्मिंग सेल का ग्रोथ फैक्टर, PDGF प्लेटलेट से मिलने वाला ग्रोथ फैक्टर, TGF बीटा, अल्फा है एक बीटा है, फाइब्रोब्लास्ट सेल के लिए ग्रोथ फैक्टर FGF, इंटरल्यूकिन 2 साइटोकाइनिक कैटेगरी में आता है। जब भी कभी तुम IL की बात करोगे, IL साइटोकाइंस है। ये कह लो कि साइटोकाइंस एक बड़ी फैमिली है। जब कभी आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल्स, हालांकि अब डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, ये सेल चाहे इम्यून सिस्टम की हो चाहे नॉर्मल सेल्स हो, अगर ये ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हैं, तो इन्हें हम साइटोकाइंस कहने वाले हैं। IL इंटरल्यूकेंस, GF ग्रोथ फैक्टर्स और IFN इंटरफेरॉन, ये सब के सब साइटोकाइन की फैमिली में आएंगे। यानी कि जो आप देख रहे हो सामने, ये भी ज्यादातर साइटोकाइंस की फैमिली में है। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1, WNT, हैजहॉग, ये भी हम कई जगह पर देखने वाले हैं। यहीं से आप ये समझना शुरू कर देना कि WNT और हैजहॉग के जो रिसेप्टर्स हैं, एक का फ्रिजल्ट है और एक का पैस्ड है। अभी हो सकता है केवल ये शब्द हो, समझने में दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे सिग्नलिंग खत्म होगी ज्यादातर नाम क्लियर हो चुके होंगे। ग्रोथ फैक्टर्स के अलावा हार्मोन्स, हार्मोन्स ज्यादातर हम लोग उन केमिकल्स के लिए बोलते हैं जो जिन्हें कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हो, ब्लड में छोड़ती हो और फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाके एक्ट करते हो। अब डेफिनेशन आजकल बड़ी इंटरमिंगल्ड हो रखी है। साइटोकाइंस भी ऐसे होते हैं जो ब्लड में बनते हैं, मतलब ब्लड में आ जाते हैं, दूर तक जाते हैं, लेकिन एंडोक्राइन सेल्स नहीं बनाती उन्हें। तो ब्लड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सेल्स जो बना रही हैं वो हैं आपके हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत डाइवर्स नेचर के होते हैं। कुछ हार्मोन इतने छोटे हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल है एफिनेफ्रिन, जिसे एड्रिनल के नाम से भी जानते हैं, या फिर नॉरएफिनेफ्रिन। ये दोनों के दोनों टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं, तो छोटी पेप्टाइड्स के रूप में भी हार्मोन है। थायरोक्सिन जो टायरोसिन से मिलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स वासोप्रेसिन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स। पूरे पूरे प्रोटीन्स भी मुझे हार्मोन्स के रूप में मिलते हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स। स्टीरॉइड्स, ये ना तो प्रोटीन है ना अमीनो एसिड है, बट फिर भी हार्मोन है। ये लिपिड है बाय नेचर, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स हैं। तो पैराक्राइन हार्मोन्स में आते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव जैसे कि हिस्टामिन, एराकिडोनिक एसिड से बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो दुख दर्द वाली कहानियां। अब यहां पर क्या क्या है? क्या ये हार्मोन की कहानी है, क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी है, या इनमें से कुछ नहीं है?
नहीं। दोनों चीजें। अब ये बात जान लो, तुम्हारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को हम आसान पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी अलग अलग हिस्सों से काम नहीं करती। जब भी तुम एक सांस भी ले रहे होते हो, ठंडी आहें भर रहे होते हो, तब भी तुम्हारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। तो यहां हार्मोन्स भी हैं, यहां न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, मल्टीपल टाइप की सिग्नलिंग एक साथ चल रही होती है। इमेजेस को देख करके हमेशा अब दिमाग में डालना शुरू करो कि जो भी आपको दिख रहा है और जो भी आपको फील हो रहा है, ये सब सिग्नलिंग की कहानी है। कई बार ये सिग्नलिंग हमारे स्वाद से संबंधित होती है, तो कई बार ये सिग्नलिंग ऐसी भी होती है कि जो दिख रहा है उसे देखने की बजाय हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। अब जिनको पता है ये मिस्टर बीन्स हैं, तो उनको पता है कि ये हंसने के लिए है। इंडियड हार्मोन्स ना सिर्फ मेरे मूड के लिए हैं, मेरे स्वाद के लिए हैं, बल्कि मेरे शरीर की ग्रोथ के लिए भी हैं। जब हमें चोट लगती है, खाल फट जाती है, खून निकलता है, तो जिस हिस्से में यह डैमेज हुआ है, यहीं की सेल्स ऐसे केमिकल्स बनाएंगी जिन्हें आप चाहो तो साइटोकाइन बोल सकते हो, और ये आसपास की सेल्स को यह मैसेज देंगे, ग्रो करो, डिवाइड करो और इस घाव को भर लो। प्लस इसके अलावा ये ऐसे मैसेज भी देंगी दूसरी सेल्स को कि यहां से कोई बैक्टीरिया आ सकता है, तो यहां पे इकट्ठा रहो, ताकि जैसे दुश्मन अंदर आए उसे मार डालो। हमारी बॉडी की हर एक छोटी छोटी चीज में, चाहे हमारी एज ग्रुप से अगले एज ग्रुप में आना, जैसे कि जब लड़के या लड़कियां टीन एज से निकल करके एडल्टहुड में आ रहे होते हैं, लेट टीन एजेस में, तो हमारी बॉडी में जो बदलाव आते हैं, जैसे कि हमारी दाढ़ी आना या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, इस सब के पीछे भी सिग्नलिंग एंड सिग्नलिंग एंड सिग्नलिंग है। ये कह लो कि बिना सिग्नलिंग के कुछ भी नहीं है, ये क्लास भी नहीं है यार। अब तुम देखो तुम्हारे मोबाइल के भी सिग्नल्स पर डिपेंड होती है क्लास। सिग्नलिंग को जितने हिसाब में हम बांटे हैं उतना कम है, लेकिन फिर भी हम मोटे रूप से सिग्नलिंग को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, जब दो सेल के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन डायरेक्टली चिपक जाएं, तो जो सिग्नलिंग होगी उसे कॉन्टेक्ट डिपेंडिंग सिग्नलिंग कहेंगे। कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि उस वाली कहानी के अंदर कॉन्टेक्ट डिपेंडिंग सिग्नलिंग होती होगी? सर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वाली कहानी में। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट तो मैंने पढ़ाई भी नहीं है अब तक, जो हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं। क्या तुम वहां से कोई एग्जांपल लेके नहीं आ सकते जो मुझे मालूम पड़ जाए कि तुम पढ़ रहे हो ठीक से? अब तुम्हारा दिमाग इतना इस लायक हो जाना चाहिए कि जहां मैंने सिग्नलिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं भी किया तो तुम 2+2 4 कर सको वहां भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लेक्चर्स को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उन लेक्चर्स में से किसी एक चीज का नाम उठा के लाओगे कि वहां भी मुझे सिग्नलिंग मिल सकती है ये वाली? जैसे कि सेल साइकिल माइटोजन ग्रोथ फैक्टर। वही कहानी है कि तुम कितना भी कर लो, जहां तुमने सिग्नलिंग वर्ड जोड़ रखा है तुम वहां ढूंढ सकते हो, उसके अलावा कहीं और ढूंढ नहीं सकते। जब हम लोग बात कर रहे थे डेस्मोसोम्स की, हम बात कर रहे थे टाइट जंक्शंस की, फोकल एडेशंस की, क्या वहां दो सेल्स आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रही थी अपने अपने प्रोटीन की हेल्प से? यस सर। क्या वहां पॉसिबल नहीं है सिग्नलिंग होना? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग में क्यों हमेशा आप वहीं ढूंढते हो? क्या माइटोजन में दो सेल चिपक रही थी आपस में? जहां दो सेल एक्चुअली में आपस में इंटरेक्ट कर रही है वहां सिग्नलिंग आने वाली है। इसलिए कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग आपको देखने को मिलेगी नर्वस सिस्टम की सेल्स के बीच में। ये आपको जो नॉर्मल सारी सेल्स हैं जहां पे सेल्स आपस में चिपकी हुई हैं वहां आपको देखने को मिलेगी। यहां तक कि सेल ईसीएम के बीच के इंटरेक्शन भी आपको इसी कैटेगरी में लाओगे। पैराक्राइन, एक सेल केमिकल्स बनाती है और अपने अड़ोस पड़ोस की सेल को देती है। अगर ये केमिकल ऐसा है जो केवल अड़ोस पड़ोस की सेल पर ये असर दिखा सकता है, दूर जाकर असर नहीं दिखा सकता, तो आप इसे बोलोगे ये है लोकल मीडिएटर, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम। और जो सिग्नलिंग है इसे बोलते हैं पैराक्राइन, अड़ोसियों पड़ोसियों को दिया हुआ मैसेज। हो ये भी सकता है कि ये केमिकल निकल करके अपनी ही सेल को मैसेज दे दे, तो तब क्या बोलोगे इसे? ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन।
तो जहां एक कैटेगरी है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट की, एक है पैराक्राइन, तो एक थर्ड कैटेगरी मैंने यहां क्रिएट कर दिया ऑटोक्राइन की, साइनेप्टिक। साइनेप्टिक में हमेशा एक न्यूरॉन होगी, सामने वाली टारगेट सेल हो सकता है न्यूरॉन हो, या फिर हो सकता है मसल की सेल हो, या कोई और इफेक्टर सेल। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे और जो सिग्नलिंग करेंगे, इस सिग्नलिंग को आप बोलोगे साइनेप्टिक। तो एंडोक्राइन के अंदर एक एंडोक्राइन सेल हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, ब्लड के अंदर छोड़ेगी, हार्मोन विल ट्रेवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस और बॉडी में पता नहीं कहां जाकर के टारगेट सेल से बाइंड करेगा। इस तरह की सिग्नलिंग को हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे। एक सिग्नलिंग और भी होती है जिसे बोलते हैं जक्स्ट्राक्राइन। नाम सुना है? यस सर। यस सर। क्या होता है उसमें? जिस सेल में बनता है उससे पास वाले सेल में जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मैं कहूँ ये कॉन्टैक्ट पैराक्राइन है। डिपेंडेंट। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट को ही जक्स्ट्राक्राइन कहते हैं, ध्यान रखना। तो आपने ये कहा कि जितनी भी तरह की सिग्नलिंग होंगी, डिपेंडिंग की सिग्नल मॉलिक्यूल कहां से आया, कहां उसने एक्शन दिखाया, इसके बेस पर नंबर 1 कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट और जक्स्ट्राक्राइन। नंबर 2 पैराक्राइन, जिसमें सेल से निकला हुआ मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर के अगल बगल की सेल पर जाएगा। नंबर 3 ऑटोक्राइन, जिसमें सेल से निकला हुआ मॉलिक्यूल उसी सेल पर दिखाएगा। नंबर 3 साइनेप्टिक, जिसमें एक न्यूरॉन टारगेट न्यूरॉन को या फिर टारगेट मसल सेल को या किसी और सेल को न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से मैसेज देगी। और एंडोक्राइन, जो कि तुम्हारा नंबर 5 है, जिसमें एंडोक्राइन से निकले हुए हार्मोन्स ब्लड में जाएंगे और ब्लड से दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके टारगेट सेल को बाइंड करेंगे। ये याद रहेंगी बातें। 5 तरह की बात की है मैंने, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट और जक्स्ट्राक्राइन, सिग्नल भी और रिसेप्टर भी दोनों मेम्ब्रेन बाउंड है। पैराक्राइन, सेल से निकला पड़ोस वाली सेल पे गया बिना ब्लड में गए हुए। ऑटोक्राइन, सेम उसी सेल पर। साइनेप्टिक, न्यूरॉन और टारगेट सेल। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, ब्लड में जाएगी कहानी और फिर टारगेट सेल पे पहुंचेगी। ये ब्रॉड कैटेगरी है। ओके यस सर। यस सर। तो जहां हम लोगों ने समझा कि प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम अभी तक, हमने कहा कि रिसेप्टर होते हैं, लाइगेंड्स होते हैं, फिर अंदर की कहानियां होती हैं, फिर जो जो होता है। हमने पढ़ा सबसे पहले कि सिग्नल किस किस तरह के हैं, फिर हमने पढ़ा कि सिग्नल कैसे जा रहे हैं, किस पर असर दिखा रहे हैं, इसके बेस पर हम अलग अलग टाइप की सिग्नलिंग कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग रिसेप्टर्स की और स्विच की। बहुत सारे रिसेप्टर्स आपको मेम्ब्रेन पर लगे हुए मिलेंगे। इनको तुम बोलोगे सेल सरफेस रिसेप्टर। ये कह लो कि तुम्हारी जो सिग्नलिंग प्रोसेस है 90% सिग्नलिंग सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स के इर्द गिर्द चलेगी। तो 10% केसेस में तुम ये भी देखोगे कि रिसेप्टर सेल के सरफेस पर नहीं है, सेल के अंदर है। कोई कैरियर प्रोटीन सिग्नल मॉलिक्यूल को लेके आएगा और ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन पार करेगा और पार करने के बाद रिसेप्टर से बाइंड करेगा, चाहे वो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में हो चाहे वो न्यूक्लियस में हो, और फिर सिग्नलिंग देगा। आप ये भी देखोगे कि जिस एनवायरनमेंट में सेल रहती हैं एक टाइम में एक ही सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा ऐसा नहीं है भाई। इस टाइम तुम अपने आप से बात करो, तुम हवा ले रहे हो अपने लंग्स के अंदर, क्या केवल ऑक्सीजन आ रही है? क्या इस हवा में मौजूद धूल मिट्टी के कण, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और तुम्हारे पेट से निकली हुई गंदी बदबू, क्या वो नहीं आ रही? इस सारे एनवायरनमेंट में सब कुछ आ रहा है। तो इन सब के मिलजुल के क्या असर देखने को मिलते हैं सिग्नलिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मल्टीपल डिफरेंट सिग्नल आकर के एक ही तरह से मैसेज दें सरवाइव करो, या फिर 2-3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आए और उनके बेस पर सेल अंदाजा लगाए कि उसे ग्रो करना है या डिवाइड करना है या दोनों काम करने हैं या नहीं करने। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी आएंगे जिनके आने से सेल डिफरेंशिएट कर जाए, ना डिवाइड करे ना ग्रो करे, बट शक्ल बदल ले अपनी। तो ऐसा भी होगा कि किसी सिग्नल के आने या ना आने की वजह से सेल मर जाए।
अब जैसे इसमें डायग्राम में गौर करने वाली बात है, ए बी सी इसको भी मिला, ए बी सी इसको भी मिला, ए बी सी इसको भी मिला, लेकिन इफेक्ट तीनों केस में डिफरेंट है। सिर्फ एबीसी है तो सेल सरवाइव कर रही है, एबीसी नहीं है तो सेल मर रही है। अगर एबीसी के साथ में डी और ए भी मिल जाए तो सेल सरवाइव तो कर ही रही है, ग्रो भी करेगी, डिवाइड भी करेगी। लेकिन अगर डी की जगह पर मैं एफ जी लगा दूं, दो अलग मॉलिक्यूल्स, तो ये सेल को डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, ग्रो डिवाइड नहीं करवा रहे। कहानी का निचोड़ ये है, हर सेल प्रोग्राम्ड है टू रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। अब वो जमाने लग गए जब स्टूडेंट्स को ये रटवाने की कोशिश करते थे कि एक सिग्नल आया, एक बाइंड किया, एक ये हुआ। भाई आज की तारीख में सिग्नलिंग को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जिस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में सेल रहती हैं वहां पे एक ही सिग्नल मॉलिक्यूल आके सेल से बात करेगा। ना सिर्फ सेल के बाहर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे सेल के बाहर से मल्टीपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमेशा आते हैं, तो सेल के अंदर भी मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे हमेशा एक्टिवेट होती हैं। और वहां पे एक फैंसी टर्म का भी इस्तेमाल करोगे आप, क्रॉसटॉक्स। आप ये जानोगे कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा एक्टिवेट हुई पाथवे दूसरी किसी पाथवे से इंटरेक्ट कर सकती है। इस तरह की दो सिग्नलिंग पाथवे सेल के अंदर जब क्रिस क्रॉस बातें करने लगे तो उसे बोलते हैं क्रॉसटॉक्स। अभी नहीं समझोगे, आगे समझोगे, अभी तो हम प्रिंसिपल कर रहे हैं। वेरियस रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन। अब जैसे हमने कहा कि एक सेल पर अलग अलग केमिकल्स अलग अलग असर दिखा सकते हैं, अब हम कह रहे हैं कि एक ही केमिकल अलग अलग सेल पर अलग अलग असर दिखा सकता है। जैसे कि एसिटाइलकोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, अगर ये हार्ट के पेसमेकर सेल के पास जाके लगे तो इनके अंदर जो सिग्नलिंग शुरू करेगा उससे डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग होगा। मतलब जो हार्ट का जो धड़कना तेज 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 चल रहा था वो धड़कना थोड़ा स्लो हो जाएगा। यही हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर अगर मेरी सलाइवरी ग्लैंड पर जाके लगे तो सलाइवरी ग्लैंड धड़कना शुरू नहीं करेगी, ये अपने अंदर मौजूद जो सलाइवा है उसको बाहर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगी। यह मुझे सीक्रेशन देखने को मिल रहा है। तो यही जब स्केलेटल मसल सेल के पास जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, यानी कि एक ही सिग्नल मॉलिक्यूल अलग अलग टारगेट सेल पर अलग अलग असर दिखा सकता है। जैसे कि अगर मैं अभी का अभी भड़कना शुरू कर दूं क्लास में, मेरे भड़कने का जो असर है, ये सिग्नलिंग है, तुम सब पर एक समान नहीं होने वाली। हो सकता है कुछ ही हू करना शुरू कर दें, और हो सकता है कुछ भाग करके जल्दी से बेड के नीचे घुस जाए कि क्या मैं देख ना लूं, या फिर कई ये बोलना शुरू कर सकते हैं सर आवाज नहीं आ रही, सिग्नल कट गया मेरा। या फिर कुछ लोग सीरियस हो सकते हैं, गंभीर। हम लोग ये जानते हैं कि एक ही तरह की बातों से अलग अलग मतलब निकल सकते हैं अलग अलग इंसानों के लिए, तो बड़ा फिर एक केमिकल को आप सब सेलों पे जैसा काम करने क्यों दिखाओगे। और जबकि हम ये भी जानते हैं कि हर सेल के अंदर जो अलग तरह के टिश्यू की सेल होते हैं स्पेशलाइज्ड, उनमें कुछ ना कुछ खास जीन्स एक्सप्रेस कर रही होती हैं, तो मतलब जो उनका प्रोटीन मेकअप है वो डिफरेंट है। यहां तो आप जो देख रहे हो डायग्राम को, अगर डायग्राम को ध्यान से देखो, ये दोनों रिसेप्टर प्रोटीन के डायग्राम एक जैसे दिखाए गए हैं। क्या यहां एक जैसा है? ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेल में एक ही सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर भी अलग अलग हो सकते हैं। प्रिंसिपल है भाई सिग्नलिंग के। सिग्नलिंग नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी तो हम लोग केवल ये जान रहे हैं कि सिग्नलिंग में क्या क्या गुल खिलते हैं। जहां तक रिसेप्टर की बात है सेल सरफेस की, तो ये तीन मेजर क्लास के रिसेप्टर्स हैं, जिनमें से पहला है आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के प्रोटीन से बाइंड करता है और प्रोटीन रास्ता दे देता है किसी आयन को अंदर जाने के लिए। कोई अभी तक एग्जाम्पल पढ़ा इस तरह का तुमने आज के दिन में? कैल्शियम सर क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा नाम क्या है, ये क्वेश्चन था। ये निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर है, मसल की सेल पे पाया जाता है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बता रहा है कि कितनी बड़ी मात्रा में रिसेप्टर्स अवेलेबल है। हर व्हाइट व्हाइट एरिया जो है वो इन रिसेप्टर्स का है। कुल मिलाकर के अल्फा, बीटा, अल्फा, डेल्टा, गामा 5 पेप्टाइड हैं, जिनमें से 2 पेप्टाइड ये अल्फा वाली ये बाइंडिंग साइट हैं आपके एसिटाइल कोलाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। जब वो आकर यहाँ बाइंड करता है तो ये जो रिसेप्टर है ये असल में चैनल है। तो जैसे ही वो बाइंड किया सिग्नल मॉलिक्यूल, चैनल खुल गया और सोडियम के आयन अंदर आने शुरू हो गए। इस तरह के रिसेप्टर्स को आप बोलोगे आयन चैनल रिसेप्टर्स। आपकी पहली क्लास समझ में आ गई। आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स या आयन चैनल रिसेप्टर्स, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। बंगारोटॉक्सिन, नाम लिख लो, बंगारोटॉक्सिन। BANGAIE जो भी होगा, बंगारोटॉक्सिन। मुझे जवाब चाहिए कि बंगारोटॉक्सिन और एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर की क्या स्टोरी है। दूसरे रिसेप्टर आएंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये सबसे पहले जी प्रोटीन थे जो डिस्कवर किए गए थे। आज तो हमने इन्हें हर जगह देख रखा है, ट्रांसक्रिप्शन में देख रखा है, ट्रांसलेशन में देख रखा है, हम लोगों ने इन्हें सेल के साइटोस्केलेटल के मॉड्यूलेशन में देखा हुआ है, हमने इन्हें सेल साइकिल में भी देखा हुआ है। ऐसे प्रोटीन्स जिन पर जीटीपी या जीडीपी चिपक सकता हो, और जीटीपी चिपकी हुई स्टेट में ये ऑन रहते हो और जीडीपी चिपकी हुई स्टेट में ऑफ, तो ये मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करते हैं। जीटीपी लगा हुआ है तो ऑन, जीटीपी का हार्ड रिलीज हो गया, जीडीपी तो ये ऑफ हो गए। इन प्रोटीन्स को हम जी प्रोटीन कहते हैं। सबसे पहले जो जी प्रोटीन डिस्कवर किए गए थे वो यही थे। ये ट्राइमेरिक थे, 3 पेप्टाइड्स के, अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये जिस रिसेप्टर के साथ काम कर रहे हैं, इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं जीपीसीआर। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन के साथ कपल किया हुआ रिसेप्टर। आमतौर पर रिसेप्टर 7 TM होता है, 7 बार मेम्ब्रेन में आना जाना लगा रहता है इसका। और इस रिसेप्टर के अलावा जी प्रोटीन है यहां पर, और एक एंजाइम भी है। ये एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज हो सकता है, फॉस्फोलाइपेज गामा हो सकता है, डिपेंडिंग करेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सिग्नलिंग टू सिग्नलिंग वेरी करता है। जब कभी जी प्रोटीन मेरा एक्टिव होता है तो जी प्रोटीन की एक यूनिट जो कि आमतौर पे जी अल्फा होती है, ये आकर के उस एंजाइम को जो अंदर था इनएक्टिव, उसे एक्टिव बना देती है। जो दूसरी यूनिट्स हैं इसकी, ये भी अपना काम करती हैं, लेकिन ये एंजाइम अपना असर दिखाता है और सिग्नलिंग शुरू करता है। प्रोसेस सिंपल सी है। सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, 7 TM से बाइंड करेगा, जी अल्फा एक्टिवेट होगा और जी अल्फा एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और एंजाइम आगे सिग्नल को बढ़ाएगा। मैं मजाक में यह भी कहता हूं कि जी प्रोटीन को जी बोलना चाहिए हमें हिंदी के हिसाब से, और जी हम उनके सामने लगाते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं। हाँ जी, हेलो जी, या जिनके हम टांग खींच रहे हैं, अच्छा जी। यहां ये जी प्रोटीन इज्जत की तरह लेके चलो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा कि लड़की ने आंख मारी और हलचल मची तुम्हारे दिल में। हलचल मचने के लिए आंखों का देखना जरूरी था। आंखों को देखने के लिए रोड और कौन सा काम करना जरूरी था। और तुमने पाया कि रोड सेल के काम करने पर जब वो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा जो आप देख रहे थे, तो आपकी आंखों की सेल में मौजूद रेटिनल पिगमेंट सिस टू ट्रांस में कन्वर्ट हुआ और एक ट्रांसड्यूसिन नाम का जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। वहां भी जी प्रोटीन था, बस रिसेप्टर 7 में नहीं था। रिसेप्टर वहां पर दूसरा था, रोडोप्सिन। जी प्रोटीन आपको दिखाता है जो आप देख रहे हो। जब आप स्मेल की बात करोगे, सूंघने की, गुलाब का फूल या फिर भुनती हुई टिक्की
कुछ भी, जिसकी भी स्मेल तुम लेना चाहो। इस स्मेल के लिए आपके नाक के अंदर मौजूद ऑल्फैक्टरी सेल्स, जो कि न्यूरॉन के साथ जुड़ी हुई है, सेम वैसी आंख वाली कहानी की तरह, जी प्रोटीन रिएक्शन इनिशिएट करेगा। जब आप जीभ पे चीनी को रख करके टेस्ट करोगे, बोलोगे मीठा, जी प्रोटीन हेल्प करेगा। जब आपकी स्किन को कोई टच करेगा, जी प्रोटीन हेल्प करेगा। जब तुम ग्लूकोज को ज्यादा खाओगे, तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल अप डाउन होंगे, तुम्हारा लीवर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट करेगा, जी प्रोटीन काम करेगा। यहां तक कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में भी काफी जगह पर आप जी प्रोटीन को काम करता हुआ देखोगे। अगर मैं ये कहूं कि आपकी बहुत सारी सिग्नलिंग प्रोसेस इन प्रोटीन की कंट्रोल में है, तो मैं गलत नहीं हूं। इसलिए अगेन सिग्नलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब जो जितना भी हम पढ़ेंगे, उसका मेजर पार्ट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के लिए जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं मजाक में, इनका नाम जी है, इज्जत देने के लिए, क्योंकि ये हमारे सेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये है जो डिफाइन करते हैं कि जो फीलिंग है, जो मतलब फीलिंग का मतलब क्या है। फीलिंग का मतलब है जी प्रोटीन। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास और आएगी रिसेप्टर की, जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स है। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर में सिग्नल मॉलिक्यूल आकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर या तो खुद एंजाइम की तरह बिहेव करेगा डायरेक्ट, जैसे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली कहानियों में आप देखोगे। एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि काइनेज एंजाइम भी है, लेकिन काइनेज एक्टिविटी दिखाता है केवल टायरोसिन अमीनो एसिड के ऊपर, इसलिए इसका नाम है आरटीके। तो कुछ आप ऐसे भी देखोगे जिसमें रिसेप्टर की बगल में आके कोई प्रोटीन बाउंड करेगा, और वो है एंजाइम, जैसे कि जैक स्टैट के केस में देखोगे आप। आमतौर पे इन्हें बोलोगे रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एंजाइम्स। तो ऐसी बहुत सारी सिग्नलिंग आपको देखने मिलने वाली है, लेकिन मोर और लेस ये तीन ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसमें रिसेप्टर पार्टिसिपेट करेंगे। आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स नर्वस सिस्टम में काम आएगा, मसल्स को एक्टिवेट कराने में, अस्टाइल कोलन वाली स्टोरी में। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सब कुछ करवाएगा। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, खास तौर से ये एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, ये आपके साइटोकाइन की सिग्नलिंग में, सेल के डिवीजन वाली कहानी में, सेल की ग्रोथ के कंट्रोल में, और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में। यहां तक बात समझ में आती है? आप ये भी देखोगे कि सारी सिग्नलिंग में जब रिसेप्टर अलग तरह के हैं, तो रिसेप्टर के बाद जब आगे मॉलिक्यूल न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचाएंगे, तो उसके लिए बीच में कुछ प्रोटीन काम करेंगे। ये प्रोटीन ऐसे होंगे जो कभी ऑन है तो कभी ऑफ, स्विच है ये हमारे। और इन स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए दो रास्ते अपनाए जाएंगे। एक रास्ता होगा फॉस्फेट लगाओ ऑन कर दो, फॉस्फेट हटाओ ऑफ कर दो, सिग्नलिंग बाय फॉस्फोराइलेशन। और एक में होगा जीटी पे लगाओ ऑन कर दो और जीडी पे लगाओ ऑफ कर दो, जैसा जी प्रोटीन वाली कहानी में देखा आपने। तो सिग्नलिंग बाय जीटीपी बाइंडिंग और सिग्नलिंग बाय फॉस्फोराइलेशन, ये दो कॉमन इवेंट देखोगे आप प्रोसेस को स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए। जीटीपी वाला खास तौर से कई जगह आएगा। अगर मोनोमरिक जीटीपीएस की कहानी करेंगे तो हमेशा हम तीन बातों का नाम लेंगे। एक गैप जरूर आएगा, एक जैव जरूर आएगा, और एक वो जी प्रोटीन जो कि असल में स्विच है। जीडी पे लगा हुआ है तो ऑफ, जीईएफ की हेल्प से जीडी पे हटाया जाएगा और जीटीपी लगाया जाएगा, वो ऑन हो गया। फिर गैप आएगा और वो इस हरे वाले प्रोटीन को बोलेगा कि अपने जीटीपी का हार्डलेस कर दो, और वापस जीडीपी में कन्वर्ट होकर ऑफ हो जाएगा। ये कॉमन थीम देखने को मिलने वाली है मुझे। और इसके अलावा मुझे यह भी देखने को मिलेगा कि कभी कभी किसी इनहिबिटर प्रोटीन को हटाया जाएगा और किसी कैद में है बुलबुल को आजाद कराया जाएगा। तो कई बार यह भी होगा कि कोई एक सिग्नलिंग से कोई प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा जो किसी इनहिबिटरी प्रोटीन को काम करने से रोकेगा, जिसका काम था किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को काम करने से रोकना, और जब वो आजाद है तो फिर जीन के एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि सिग्नलिंग के दौरान अक्सर स्टार्टिंग की प्रोसेस में जिन प्रोटीन को मिलजुल के काम करना है वो इकट्ठा एक के पास एक आगे चिपक जाएंगे। अडाप्टर प्रोटीन्स, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स इस सारी कहानी में रोल निभाएंगे। तो कई बार आप ये भी देखोगे कि रिसेप्टर अपने आप को मॉडिफाई करेगा और वो खुद ही अडाप्टर का काम करेगा।
साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन अगल बगल में आगे चिपक जाएंगे और फिर वो एक दूसरे की हेल्प करके डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मुझे यह भी देखने को मिलेगा कि मेम्ब्रेन के लिपिड भी इस सारी कहानी में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि याद होगा तुम्हें PIP2 या PIP3, हमने पहले भी कहा था कि ये एंकर की तरह काम करता है। तो वो प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे वो इनसे आके बाइंड करेंगे और एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे और फिर असर दिखाएंगे, और इसी असर की वजह से सिग्नलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी। डाइवर्सिटी है बहुत तरह की, बहुत सारे डोमेन्स के नाम आएंगे, चीजों को आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखोगे, बड़ी बड़ी असेंबलीज बनते हुए देखोगे। सवाल यह कि असेंबलीज मुश्किल बनने वाली हैं या आसान, ये तुम्हारी सोच पर डिपेंड करती है। लाइन सीधी यहीं पे है, जो डर गया सो मर गया। आज की क्लास में यहीं रोकूंगा, कल हम लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को थोड़ा सा और एंगल से देखेंगे। या एक काम और करता हूं मैं, 5 मिनट रुक जाओ। द रिलेशन बिटवीन सिग्नल एंड रिस्पॉन्स वेरीज इन डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे। हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग सेल्स में सिग्नलिंग का टाइम वेरी करेगा, डिपेंड ये भी करेगा कि सिग्नलिंग पाथवे में हो क्या रहा है। जैसे सेंसिटिविटी का भी असर देखने को मिलेगा, कुछ सेल में जरा सी मात्रा में सिग्नल मॉलिक्यूल असर दिखा देगा तो कुछ में कम दिखाएगा। रेंज, डायनामिक रेंज, सिग्नलिंग सिस्टम की ये भी सेंसिटिविटी के साथ रिलेट होगी। हम लोग ये भी पाएंगे कि कई बार सिग्नलिंग ऐसी भी होगी कि एक बार होने के बाद में इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं होगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल सिंपल सा काम करे सेल के अंदर, तो कहीं और पर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे। कितनी देर तक सिग्नल रहेगा, परसिस्टेंस, ये भी सेल टू सेल और एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट वेरी कर सकती है। कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो पल भर के लिए होंगे, तो कुछ सिग्नल ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग टर्म के होंगे। सिग्नलिंग प्रोसेस ऐसी भी होंगी कि मल्टीपल सिग्नल प्रोसेस एक साथ जुड़ करके मिले सुर मेरा तुम्हारा वाले अंदाज में एक ही इफेक्ट को करवा रही होंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिग्नलिंग प्रोसेस डाइवर्ज भी हो जाए और मल्टीपल पाथवेज को एक साथ कंट्रोल करें, जैसे कि इंटीग्रेशन में और कोऑर्डिनेशन में। हम ये भी पाएंगे कि हमारे रिसेप्टर्स बड़े स्पेसिफिक होंगे, जिस सिग्नल से वो बाइंड करते हैं चाहे कितनी कम मात्रा में हो वो उसी से बाइंड करेंगे। हम एम्प्लीफिकेशन भी देखेंगे, एक अकेला सिग्नल मॉलिक्यूल एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और वो एंजाइम बहुत सारे और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे और वो हर एक और बहुत सारों को एक्टिवेट करेगा। एम्प्लीफिकेशन एक कॉमन फीचर है। हम ये भी पाएंगे कि सिग्नलिंग होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट सिग्नलिंग ना होने पाए, इसका भी इंतजाम होगा, और सिग्नलिंग को वापस बंद भी कर दें, इसका भी इंतजाम होगा। मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे अगर हो एक साथ तो हमें उनका इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा, एक दूसरे पर असर, फिर वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनके बेस पर मुझे फाइनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्रॉसटॉक वाली कहानी यही आएगी। हो सकता है दो अलग अलग पाथवे से एक ही टारगेट मॉलिक्यूल मॉडिफाई किया जाए। अब अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीधा सेल के प्रोटीन्स पर असर दिखाएगी, जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो यह काम फास्ट होगा, सेकंड से मिनट्स के अंदर। और अगर सिग्नलिंग में जीन इन्वॉल्व हुई कि पहले डीएनए पे मैसेज जाएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर वो प्रोटीन असर दिखाएगा, तो ये प्रोसेस स्लो होगा। अगर कल कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहे कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल डालने पर 50 सेकंड के अंदर रिस्पांस मिला और दूसरा सिग्नल मॉलिक्यूल डालने पर 4 घंटे बाद मिला, यह बताने के लिए काफी है कि किस में साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट था और किस में जीन रेगुलेशन था। जीन रेगुलेशन हमेशा स्लो होगा, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम का रेगुलेशन हमेशा फास्ट होगा, क्योंकि वह ऑलरेडी बना बनाया है, केवल मॉडिफाई करना है एंजाइम को, एंजाइम काम करना शुरू कर देगा। जबकि जीन वाली कहानी में पहले डीएनए खोलना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, डीएनए को आरएनए बनेगा, फिर आरएनए को मैच्योर करोगे, फिर वो बाहर जाएगा, फिर उसे प्रोटीन बनेगा,
टाइम लगता है सबके अंदर। ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे हमें, ऑल और नन। या तो रिस्पॉन्स एकदम से मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाइपरबोलिक रिस्पॉन्स एक रिदम के साथ बढ़ेगा। सिग्मोइडल शुरुआत में फर्क नहीं पड़ने वाला और फिर एकदम से तेज फर्क पड़ेगा, फिर सैचुरेशन। इस तरह की बहुत सारी कहानियां मुझे देखने को मिलेंगी। मैं फीडबैक भी देखूंगा। हर जो प्रोसेस ऑन होगी वो ऑफ भी होगी। सिग्नलिंग पढ़ते हुए इन बातों पर ध्यान देना। शुरू कैसे हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर कौन से थे, इफेक्टर एंजाइम कौन से थे, किन जीन पर उसने असर दिखाया, और ये सारी प्रोसेस शटडाउन कैसे हुई। जितना इंपॉर्टेंट है शुरू होना, उतना इंपॉर्टेंट शटडाउन भी है। अभिमन्यु बन के मत रह जाना, क्योंकि ज्यादातर लोग सिग्नलिंग में अभिमन्यु बन के रहते हैं। कोर तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बाहर कैसे आना ये नहीं समझ पाएंगे। जबकि सिग्नलिंग के क्वेश्चंस में दोनों तरह की बातें आती हैं। इनिशिएट कैसे हुई तो चुप कैसे हुई। जैसे कि रिसेप्टर वाले केस में सेल के सरफेस पर लगे हुए रिसेप्टर जब काम कर चुके होंगे तो वो और काम ना करें, उसके लिए कई रास्ते हैं, जिनमें से एक है रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। मेम्ब्रेन के सरफेस पर लगे हुए प्रोटीन्स को अंदर बुला लेंगे, जब जरूरत है तो वापस भेज देंगे। सरफेस पर रिसेप्टर ही नहीं होगा तो सिग्नलिंग कहां से होगी। या फिर उन्हें अंदर लाकर डिग्रेड कर देंगे, इसे बोलते हैं रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन। या फिर इस सिग्नलिंग से कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी बनाएंगे जो इसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन, जो प्रोटीन रिसेप्टर से मैसेज लेता है उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि वो अगला मैसेज ना ले सके। या फिर प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन्स, कोई ऐसा प्रोटीन बनाएंगे जो कहीं ना कहीं इसी पाथवे को ब्लॉक कर देता हो। इन तमाम रास्तों से सिग्नलिंग प्रोसेस को ब्लॉक किया जा सकता है। इन नाम्स को बाहर निकाल लोगे सारों को, ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 है। ये सारे हैं अडॉप्टेड या डिसेंसिटाइज करने के तरीके। यहां तक कोई इश्यू है तो बोल सकते हो। इस स्लाइड में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी सारी समरी है, और कल इससे आगे की बात हम लोग करेंगे।